नमस्कार। फिलीपींस में पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ वो वाकई दहला देने वाला है। हाँ बिल्कुल। पहले सेबू, फिर दावाओ ओरिएंटल, मतलब एक के बाद एक शक्तिशाली भूकंप। सही। आज हम इन्हीं घटनाओं की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई स्रोत हैं, रिपोर्ट्स हैं, AP7am.com, CBS न्यूज, वियतनाम प्लस, इंडियन न्यूज स्ट्रीम, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, रॉयटर्स, AP न्यूज से, और साथ में विकिपीडिया और पुराने भूकंपों का डेटा भी। हाँ, काफी जानकारी हमारे पास। तो मकसद यही है कि इन सबको देखकर समझें कि फिलीपींस में आखिर ये हो क्या रहा है, ये भूकंप क्यों आए, असर इतना गहरा क्यों था, और क्या इतिहास हमें कुछ बताता है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको जरा खोल कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं 30 सितंबर 2025 से। रात का वक्त था करीब 10 बजे। फिलीपींस के सीबू प्रांत में जमीन जोर से कांपी। हाँ। इसका केंद्र था बोगो शहर के पास, समुद्र तट के काफी नजदीक, और तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 बताई गई। पहले तो खबरें 7.0 तक की भी थीं। वो शुरुआती अनुमान थोड़ा ऊपर नीचे होता है अक्सर। पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी इसकी गहराई सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर, मतलब जमीन के बिल्कुल पास। एग्जैक्टली। और ये उतली गहराई मतलब शैलो डेप्थ, यही एक बड़ा कारण बनी इतनी तबाही का। अच्छा, कैसे? देखिए, जब भूकंप का केंद्र सतह के इतने पास होता है ना, तो जो एनर्जी निकलती है उसकी तरंगों को सतह तक पहुंचने में बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है। ओके। तो जमीन कहीं ज्यादा जोर से हिलती है। जैसे आप पानी में पत्थर फेंकें, अगर सतह के पास फेंकेंगे तो लहरें ज्यादा ऊंची उठेंगी ना। हाँ, समझी। बस वैसा ही यहाँ हुआ। और इस तेज कंपन का सीधा असर पड़ता है इमारतों पर, पुलों पर, सड़कों पर, खासकर अगर वो उतने मजबूत ना हो। और असर तो वाकई भयानक था। जो खबरें और तस्वीरें आ रही थी शुरू में AP न्यूज, रॉयटर्स से, दिल दहल गया था। हाँ, मंजर काफी बुरा था। मौतों का आंकड़ा 69 से 74 के बीच कंफर्म हुआ, पर घायल तो कहीं ज्यादा थे, 150 से ऊपर। कुछ रिपोर्ट्स तो सैकड़ों में बता रही थी। हाँ, घायलों की संख्या काफी ज्यादा थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ, बाप रे, 18,000 से ज्यादा घर या तो बुरी तरह टूट गए या बिल्कुल मलबे में। स्कूल, पुराने चर्च, अस्पताल, कुछ नहीं बचा। सही कहा। दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे भारतीय स्रोतों ने भी ये रिपोर्ट किया था। पुल, सड़कें सब टूटे थे। और कितने लोग प्रभावित हुए? करीब 1.25 लाख परिवार, मतलब लगभग 4.5 लाख लोग। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। हाँ, और इन आंकड़ों में एक और चीज जोड़नी चाहिए जो बहुत परेशान करने वाली थी, वो थे आफ्टर शॉक्स। अच्छा, हाँ, भूकंप के बाद वाले झटके। हाँ, यहाँ तो हालत ये थी कि अगले कुछ दिनों में 1.0 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले 10,000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड हुए। 10,000? ये तो बहुत ही ज्यादा है। खतरा होता है इसका। और सुनामी का भी खतरा था क्या शुरू में? क्योंकि केंद्र तट के पास था। हाँ, बिल्कुल। चेतावनी जारी की गई थी तुरंत। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसे केस में। तो लोग भागे होंगे ऊंची जगहों पर। हाँ, लोग भागे थे, पर अच्छी बात ये रही कि कोई बड़ी सुनामी लहर नहीं आई और चेतावनी बाद में हटा ली गई। लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि फिलीपींस जैसे द्वीपों वाले देश में भूकंप के साथ सुनामी का खतरा हमेशा रहता है। सही कहा। सेबू के लोग अभी इस मुश्किल से निकल ही रहे थे कि ठीक 10 दिन बाद 10 अक्टूबर की सुबह एक और जोर का झटका। हाँ, इस बार दक्षिणी हिस्से में, मिंडानाओ द्वीप पर दावाओ ओरिएंटल प्रांत में। और इस बार केंद्र था मनी शहर के पास, तट से थोड़ा दूर, समुद्र के नीचे। सही। और इसकी तीव्रता भी काफी ज्यादा थी। शुरू में 7.6 तक कहा गया, बाद में 7.5 या 4 माना गया। तो ये भी काफी शक्तिशाली था। हाँ, लेकिन इसकी गहराई सेबू वाले से थोड़ी ज्यादा थी, करीब 20 से 23 किलोमीटर। पर देखा जाए तो भूविज्ञान के हिसाब से ये भी अपेक्षाकृत उथला ही है, खासकर इतनी तीव्रता के लिए। और इसका असर कैसा रहा? क्या ये भी सेबू जितना विनाशकारी था? नहीं, उतना तो नहीं, लेकिन नुकसान यहाँ भी काफी हुआ। कम से कम 2 मौतें रिपोर्ट हुई, घायल भी हुए कई लोग। स्कूलों के बच्चे भी थे उनमें। करीब 50 छात्रों के इलाज की खबर थी। CBS न्यूज और वियतनाम प्लस ने बताया कि एहतियात के तौर पर अस्पतालों को खाली कराना पड़ा। इमारतों में दरारें आई, बिजली गुल हो गई, जमीन फटने की भी खबरें थी। तो यहाँ भी स्थिति गंभीर थी। हाँ, और यहाँ भी सुनामी वाला पहलू अहम था, क्योंकि भूकंप समुद्र के नीचे था तो फिर से सुनामी की चेतावनी जारी हुई। और इस बार क्या हुआ? लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। इस बार समुद्र में छोटी लहरें या पानी के लेवल में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा भी गया, ऐसा कुछ लोकल रिपोर्ट्स में था। अच्छा। तो ये दिखाता है कि भले ही हर समुद्री भूकंप से बड़ी सुनामी ना आए, पर खतरा तो असल है। तट के पास रहने वालों के लिए ये एक लगातार चिंता बनी रहती है। तो ये 2 बड़ी घटनाएं सिर्फ 10 दिन के अंदर। ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर फिलीपींस में इतने भूकंप क्यों आते हैं और क्यों इनका असर इतना ज्यादा होता है? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता? नहीं, ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर में देखें तो इसका सीधा कनेक्शन है फिलीपींस की भौगोलिक स्थिति से। अच्छा। फिलीपींस जो है वो प्रशांत महासागर के उस इलाके में है जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। आग का घेरा। हाँ, रिंग ऑफ फायर। नाम तो सुना है काफी, पर इसका मतलब क्या है ठीक से?
देखिए, ये कोई असली आग का घेरा नहीं है। ये बेसिकली प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैला हुआ एक करीब 40,000 किलोमीटर लंबा एरिया है और दुनिया के लगभग 90% भूकंप और 75% ज्वालामुखी विस्फोट इसी इलाके में होते हैं। 90%? बाप रे, ऐसा क्यों? क्योंकि यहीं पर पृथ्वी की कई सारी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं। वो टकराती हैं, एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं, जिसे सबडक्शन कहते हैं। ओके। फिलीपींस तो ठीक ऐसी ही कई प्लेटों के जंक्शन पर है, जैसे फिलीपीन सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ओके। तो इन प्लेटों के टकराने से, खिसकने से जबरदस्त तनाव बनता है जमीन के नीचे, और जब ये तनाव रिलीज होता है तो भूकंप आता है। तो मतलब वहाँ जमीन के नीचे हमेशा हलचल मची रहती है? हाँ बिल्कुल, वहाँ फॉल्ट लाइंस भी बहुत हैं, जमीन में दरारें जिनके सहारे ये प्लेटें हिलती हैं, इसलिए वहाँ भूकंप आना एक आम बात है, और कभी कभी ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो मतलब फिलीपींस की लोकेशन ही ऐसी है कि भूकंप तो आएंगे ही। पर क्या सिर्फ यही वजह है कि नुकसान इतना ज्यादा होता है? आपने सीबू वाले केस में उथली गहराई की बात की थी। हाँ, लोकेशन तो मुख्य कारण है ही, पर असर को बढ़ाने वाले और भी फैक्टर्स हैं। पहला तो वही, जैसा सीबू में देखा, यहाँ अक्सर भूकंप सतह के काफी करीब होते हैं, 5, 10, 20 किलोमीटर गहरे। शैलो फोकस भूकंप ये सतह पर ज्यादा तबाही मचाते हैं। ठीक है, और दूसरा बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत। मतलब इमारतें, पुल, सड़कें कितने मजबूत हैं। कई रिपोर्ट्स में ये बात आती है, खासकर जो आपदा के बाद विश्लेषण करते हैं, कि कई इलाकों में, शायद ग्रामीण या कम आय वाले क्षेत्रों में, बिल्डिंग कोड्स का उतना सख्ती से पालन नहीं होता। अच्छा। या फिर पुरानी तकनीक से बनी इमारतें ज्यादा होती हैं। बनाने के सामान की क्वालिटी भी एक मुद्दा हो सकती है। मतलब ये हो सकता है कि इमारतें भूकंप के झटके सहने लायक ही ना बनी हो। ये एक संभावना है, बिल्कुल है। देखिए, भूकंप रोधी तकनीक थोड़ी महंगी होती है और शायद हर जगह उसका इस्तेमाल ना हो पाता हो। और फिर फिलीपींस का भूगोल भी है, कई इलाके पहाड़ी हैं, ढलान वाले, तो भूकंप के साथ साथ वहाँ लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाता है। ओ हाँ, ये भी है। तो ये सब मिलकर रिंग ऑफ फायर पर लोकेशन, उथले भूकंप और शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमजोरियां फिलीपींस को भूकंपों के लिए इतना वल्नरेबल बनाते हैं। ये जो अभी हुआ वो तो भयानक है ही, पर जैसा हमारे पास मौजूद ऐतिहासिक डेटा और विकिपीडिया जैसे स्रोत बता रहे हैं, फिलीपींस ने इससे भी कई ज्यादा भयानक भूकंप झेला है पहले। हाँ बिल्कुल, और इस इतिहास को देखना जरूरी है आज की स्थिति को समझने के लिए। हाँ, बताइए कुछ उसके बारे में। अगर हम कुछ सबसे विनाशकारी भूकंपों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है 17 अगस्त 1976 के मोरो खाड़ी, मोरो गल्फ भूकंप का। 1976? हाँ, इसकी तीव्रता थी 8 रिक्टर स्केल पर और गहराई करीब 20 किलोमीटर। 5,000 से 8,000 लोग मारे गए थे। ये फिलीपींस के इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी जाती है। 8,000 मौतें? हाँ, करीब 10,000 घायल, 90,000 से ज्यादा बेघर। और भूकंप के बाद जो सुनामी आई, उसने तटीय इलाकों में भयानक तबाही मचाई थी। कई बस्तियां तो पूरी तरह बह गई थीं। सुनकर ही डर लग रहा है। हाँ, और ये हाल के भूकंपों से कितना ज्यादा शक्तिशाली था। हाँ, देखिए, ये जो रिक्टर स्केल होता है ना, ये लॉगरिथमिक होता है। अच्छा। मतलब तीव्रता में हर एक अंक बढ़ने का मतलब है जमीन का हिलना लगभग 10 गुना ज्यादा और एनर्जी निकलना करीब 32 गुना ज्यादा। अच्छा। तो 8.0 का भूकंप 7.0 वाले से कहीं कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है। समझ गई। और कोई बड़ा भूकंप? हाँ, फिर एक और था 1 अप्रैल 1955 का लानाओ भूकंप। तीव्रता करीब 7.4, गहराई 35 किलोमीटर। इसमें भी करीब 465 मौतें हुई और 900 के करीब लोग घायल हुए। मिंडानाओ द्वीप पर काफी नुकसान हुआ था। और अगर और पीछे जाएं तो 15 अगस्त 1918 का सेलेबिस सागर भूकंप और सुनामी। इसकी तीव्रता तो लगभग 8.3 मापी गई थी। 8.3? हाँ, बहुत ही शक्तिशाली। हालांकि इसमें मौतें कम दर्ज हुई, करीब 52, लेकिन इसने भी सुनामी पैदा की थी और ये फिलीपींस के इतिहास के सबसे ताकतवर भूकंपों में से एक है। तो ये ऐतिहासिक घटनाएं तो यही बताती हैं कि 7.0 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप फिलीपींस के लिए कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जिसका सामना उन्हें बार बार करना पड़ा है। बिल्कुल, ये एक तरह से उनकी रियलिटी है। तो फिर बात कहाँ आके रुकती है? आज के भूकंपों को हम कैसे देखें संदर्भ में? देखिए, इसका मतलब यही है कि ये जो हाल के भूकंप हैं, ये जितने भी विनाशकारी रहे हों, ये एक बड़े और लगातार चलने वाले जियोलॉजिकल पैटर्न का हिस्सा हैं। फिलीपींस को हमेशा से इन खतरों का सामना करना पड़ा है और आगे भी करना पड़ेगा। ये हमें याद दिलाता है कि तैयारी मतलब प्रिपेयर्डनेस और लचीलापन, रेजिलियंस कितना जरूरी है। हाँ, तैयारी तो बहुत जरूरी है ऐसे में। और ये सिर्फ इमारतें मजबूत बनाने की बात नहीं है, इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम, लोगों में जागरूकता, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, सुरक्षित पुनर्निर्माण, ये सब शामिल है। सही कहा। तो आज हमने जो बातचीत की उसमें हमने देखा कि कैसे सितंबर और अक्टूबर 2025 में सीबू और दावाओ ओरिएंटल में आए भूकंपों ने फिलीपींस को हिलाकर रख दिया। हाँ बिल्कुल, हमने उनके असर को समझा, जाने गई, लोग घायल हुए, हजारों बेघर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, नुकसान काफी
गहरा था। और हमने ये भी जाना कि फिलीपींस इतना वल्नरेबल क्यों है। एक तो रिंग ऑफ फायर पर उसकी लोकेशन, फिर अक्सर आने वाले ये उछले भूकंप, और शायद कहीं कहीं बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स की कमजोरियां। हाँ, और इतिहास ने हमें दिखाया कि ये लड़ाई कितनी पुरानी और कितनी गंभीर है। बिल्कुल, ये सारी बातें मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। देखिए, किसी आपदा का असर सिर्फ भूकंप की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता है। सही। वो कहाँ आया, कितना गहरा था, और वहाँ का समाज कितना तैयार था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ये सब मिलकर तय करते हैं कि नुकसान कितना होगा। सेबू और दावाओ के ये ताजा उदाहरण इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं। तो यहाँ एक जरूरी सवाल ये उठता है कि जब हमें पता है कि ये खतरा परमानेंट है, तो हम अपनी तैयारी के लेवल को कैसे बेहतर बना सकते हैं? क्या मौजूदा बिल्डिंग कोड काफी हैं? क्या चेतावनी लोगों तक सही समय पर पहुंच रही है? और यही हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है, जिसका जवाब शायद हमारे स्रोतों में सीधा ना मिले, पर जो इन सब बातों से उभरता है। ऐसे इलाके में जहां भूकंप एक सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता, वहां रहने वाले समुदायों के लिए असली चुनौती क्या है? क्या ये सिर्फ हर बार आपदा के बाद फिर से खड़े होने की है, या फिर एक ऐसा रास्ता खोजने की जिससे भविष्य की आपदाओं का असर ही कम किया जा सके? और क्या हमारे पास जो तकनीक है, जो संसाधन है, जो नीतियां हैं, वो इस चुनौती का सामना करने के लिए काफी हैं? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, मतलब ये सोचना जरूरी है कि क्या हमें सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट से आगे बढ़कर डिजास्टर प्रिवेंशन या रिस्क रिडक्शन पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शायद इसी दिशा में सोचने की जरूरत है। तो आज की हमारी ये बातचीत यहीं खत्म होती है।